नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। लेकिन मैं खुद इस कंपनी के ऊपर वीडियो में बनाने वाला था क्योंकि मुझे इंतजार था कि कब कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा। तो फाइनली वो रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट देखने के बाद मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ अलग डेटा देखने को मिला, जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस डेटा के बेस में इस कंपनी के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। आप इस वीडियो से सारी जानकारी एज ए एजुकेशन पर्पस में लीजिए और सीखिए और उसके बाद प्रैक्टिस करके काम करिए। तो चलो, सबसे पहले मैं कंपनीज के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले सबसे पहले जो डेटा में देखता हूँ वो है वैल्यूएशन। तो इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है? देखिए, अगर मैं पी रेशियो से इसका वैल्यूएशन चेक करूँ तो इसका एवरेज इंडस्ट्रीज पी रेशियो है 11 और कंपनी का पी रेशियो है 32। तो इस कंपनी का पी रेशियो अगर मैं एक बार चेक करूँ तो इसका हाईएस्ट पी रेशियो चला गया था 72 के आसपास, और वहां से करेक्शन होकर पी रेशियो लो हो गया था करीबन 16 से 17 के आसपास। और करंटली इसका जो पी रेशियो चल रहा है वो करीबन करीबन 32, और इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 20। इसका मतलब कंपनी का खुद के पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है। मतलब खुद के पी रेशियो भी एवरेजली ज़्यादा है, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से भी कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है। और इस ज़्यादा पी रेशियो होने के कारण कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशराइज है। मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा, एक बार मैं चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी के ऊपर ये जो करेक्शन हुआ, मैं अगर लास्ट 1 ईयर तक देखूँ तो एक टाइम कंपनी चला था 83 के आसपास। वहां से करेक्शन होकर 52 तक आ गया था, और फिर से रिकवरी करके 65 तक आ गया। तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, डाउट है, क्या फिर से वो रिकवरी कर पाएंगे हाई लेवल तक? तो चलो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ पॉइंट्स को वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, इस बार मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो सीधा सीधा कहूँ कि पिछले बार का जो मार्च का जो डेटा था, मतलब मार्च का जो रेवेन्यू था, उस रेवेन्यू से इस बार रेवेन्यू थोड़ा सा ज्यादा हुआ। ऑब्वियसली 8220 से लेकर 9420 रुपीज के आसपास, सॉरी 20 करोड़ रुपीज के आसपास। और एक्सपेंस मिटाने एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। उसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा झटका यहाँ पे लग चुके हैं। अभी मन में आपको क्वेश्चन तो यह आया होगा कि सेल्स इतना अच्छा है, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ा, ठीक है, एक्सपेंस भी ज्यादा देना पड़ा, वो भी मान लेता हूँ। तो क्या इस बेसिस में कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया? हाँ, बिल्कुल। आप खुद ही देख लीजिए, 3750 और 5000 करोड़ टोटल एक्सपेंस और इंटरेस्ट था। और इस बार कितना है? 4500, 6400, अराउंड 11000 करोड़ के आसपास टोटल इंटरेस्ट और एक्सपेंस चला गया। जो पिछले बार करीबन 8000 8 टू 8 से 8,500 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट और एक्सपेंस किया था। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो उस बार कम था, इस बार बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया। तो ये सारे कारण के वजह से, और सबसे बड़ी बात है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखूं तो 730 करोड़ से सीधा सीधा 300 करोड़, मतलब प्रॉफिट आधा हो गया। और इस आधा प्रॉफिट होने के कारण कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशराइज है। और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कंपनीज के ऊपर, देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हुआ, वो तो अलग बात है। तीसरी बात, मुझे जो डेटा इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज लगा वो है प्रोविजन। तो कंपनी का प्रोविजन देख लीजिए, पिछले सालों में 72,000 के आसपास था, और पिछले क्वार्टर्स में 1,33,000 के आसपास था, जो इस बार बढ़ के 1,45,000 हो गया। अभी प्रोविजन जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए प्रेशर आएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, प्रोविजन जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा। इस बात को आपको याद रखना है। तीसरी बात क्या है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट और परसेंटेज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे, सॉरी, नेट एनपीए के बारे में बात करूं तो देखिए, एनपीए पिछले साल में 0.60 था, पिछले क्वार्टर में 0.52 था, और इस बार 0.53 है। मतलब अभी भी एनपीए में उतना ज्यादा फर्क दिख नहीं दिखा। तो एनपीए का मतलब क्या है? मान के चलिए, मैंने किसी को 100 रुपये का लोन दिया और उसको कहा मुझे 10% इंटरेस्ट देना है, तो मुझे टोटल 110 रुपया उसको वापस करना है। तो वो कुछ दिन बाद मुझे पैसा वापस किया, कितना? मान के चलिए 90 रुपीज। तो 90 रुपीज वापस किया, इसका मतलब मेरा कितना घाटा हो गया? मेरा 30 रुपये का घाटा हो गया। तो ये जो पैसा मुझे नहीं मिला,
तो जो पैसा मुझे नहीं मिला वो दो मिलेगा भी नहीं, तो उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं, एनपीए के हिसाब से देखते हैं। तो बैंक उस पैसे को एनपीए के हिसाब से दिखा देता है खाते पे। तो वही कंपनी के लिए खतरा है, जितना पैसा वो मार्केट से उठा नहीं पाएंगे उतना ही खतरा बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर इस बार तो परसेंटेज कम है, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, मगर प्रोविजन भी देख लीजिए, प्रोविजन तो ज्यादा है। मगर दोनों चीजों के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखूं तो कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशराइज है, अभी भी ज्यादा प्रेशराइज है, और उसी प्रेशराइज कंपनी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और तीसरी बात, एज ए इन्वेस्टर देखेंगे, देखिए इंस्टीट्यूशन ने, एक ने माल बेचा, दूसरे ने खरीदारी किया, अच्छी बात है। एक एफआईएस ने बेचा, डीएस ने खरीदारी किया, कोई बात नहीं, ठीक ठाक ही है, क्योंकि प्रोमोटर ने माल बेच दिया, उसका सीधा सीधा फायदा इंस्टीट्यूशन ने उठाया। तो यहाँ पे तो ठीक ठाक डेटा देखने को मिला है। अभी बैलेंस शीट में एक चीज देखो, एक बार आपको दिखा दूं, टोटल कंपनी 2,90,000 करोड़ के आसपास टोटल कर्जा लिया। इस कर्जे में कितना कितना डिपॉजिट है वो देखना जरूरी है। देखिए डिपॉजिट के अमाउंट के हिसाब से देखो तो कंपनी का कंटिन्यूसली डिपॉजिट बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और बोरिंग्स, कंपनी खुद के जो कर्जा है वो 38,000 करोड़ है। तो यहाँ पे गुड पॉइंट्स ये है कि कंपनी जो डिपॉजिट लिया वहां पे पैसा ज्यादा लिया, और जो खुद ने कर्जा लिया वो कम है। मतलब बाहर से जो लोन लिया गया वो कम है, डिपॉजिट ज्यादा है। किसी बैंक में अगर सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, एफडी में ज्यादा पैसा आ रहा है तो सोचना बैंक के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि सबसे लो इंटरेस्ट इसी में कस्टमर को देना पड़ता है। मान के चलिए बैंक क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा उठा लिया, मान के चलिए 1 लाख रुपया, तो उस 1 लाख रुपया के इंटरेस्ट 3% उसको देना होगा कस्टमर को, तो 3% इंटरेस्ट के हिसाब से 1 लाख 3,000 रुपया वापस करना है। मगर वही पैसा वो दूसरों को लोन के हिसाब से दे रहा है 8 से 10% की इंटरेस्ट। तो सोचिए वो खुद 8% कमा रहा है और कस्टमर को 3% दे रहा है। तो यही अच्छी पॉइंट्स है कि डिपॉजिट में जितना पैसा आएगा उतना ही बैंक के लिए ग्रोथ होने का चांसेस होगा। तो यहाँ पे गुड पॉइंट्स ये है कि डिपॉजिट अच्छा खासा आ रहा है। तीसरी बात, बैंक खुद बाहर से जो लोन ले रहा है जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट है, मान के चलिए आरबीआई से लोन लिया, मान के चलिए दूसरे बैंक से लोन लिया, तो अ, इस कारण के वजह से उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वहां पे कम लोन लिया जा रहा है, मतलब अच्छी बात है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी को पॉजिटिव व्यू के हिसाब से दिखाते हैं। अब इस बैंक का मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो आप देखेंगे, तो चलो एक बार मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं टिकट.com साइट के ऊपर आ चुका हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। देखिए इसका कासा रेशियो कितना है, 47%। मतलब मार्केट से जो पैसा कंपनी बैंक उठा रहा है, खुद खुद पैसा जो उठा रहा है दूसरों को लोन देने के लिए, उस पैसे में अराउंड 50% के आसपास पैसा कासा रेशियो से आ रहा है। तो कासा रेशियो मतलब करेंट अकाउंट, सीए का मतलब है करेंट अकाउंट, एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। तो करेंट और सेविंग अकाउंट में जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ही बैंक के लिए फायदा है, क्योंकि उसमें से सबसे कम इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। और तीसरी बात, कंपनी का अगर रेशियो देखो, ध्यान से देखना, कंपनी के जो आरओई है, जो एक टाइम नेगेटिव में था आज बेस्ट पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ एसेट भी पॉजिटिव में है, और एनपीए जो एक टाइम 1.86% के आसपास हुआ करता था आज 0.6 के आसपास है, मतलब एनपीए भी कम हो गया। और सीआर परसेंटेज भी अच्छा है, सेबी के रूल्स के हिसाब से 11% के ऊपर होना चाहिए, मतलब बैंक के पास 11% से ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ही कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है, और पैग रेशियो भी ज्यादा है। पैग रेशियो हमेशा 1% के नीचे होना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी अराउंड 4 to 4.5% के आसपास उसके नीचे होना चाहिए। तो यही चीज मैं आपको अगर कोई भी दूसरे बैंक में दिखा दूं, जैसे मान के चलिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक में दिखा देता हूँ, तो उसमें अगर आप रेशियोज को देखेंगे जस्ट एज ए एग्जांपल, तो आप देखेंगे उसका रेशियोज क्या बता रहा है। देखिए 4.46, मतलब 4.5% के आसपास है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले इस पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक क्यों भाग नहीं रहा, इतने दिनों से क्यों गिरा है, इतने दिनों में क्यों प्रेशराइज में है। अभी मैं चार्ट में आपको लेके जाता हूँ, तो चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर जब मैंने फर्स्ट इस कंपनी के ऊपर एक पोजीशन क्रिएट किया था, तो मैंने आपको बताया कि मैं जिस रूल्स को फॉलो करके काम कर रहा हूँ वो है 52 का हाई एंड 52 का लो का लाइन। तो यहाँ पे 52 का हाई का लाइन है और दूसरा है 52 का लो का लाइन। तो दोनों को अगर मार्किंग करूं तो जब शेयर नीचे आकर 52 लो को टच करेगा तब मेरा पोजीशन क्रिएट होता है। तो फाइनली पोजीशन कब क्रिएट हुआ, इस लेवल में। तो इस लेवल का मतलब है मुझे फाइनली पोजीशन यहाँ पे देखने को मिला। तो पोजीशन क्रिएट होने के बाद और भी करेक्शन हुआ। तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर एंट्री होने के बाद करेक्शन होकर
20% से ज़्यादा 20 to 25% से ज़्यादा करेक्शन होता है तो वहाँ पे मैं एवरेज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया और एक बार एवरेज किया। तो ओवरऑल बात करूँ, अगर नीचे लेवल से इसका मैं टॉप लेवल तक देखूँ, अगर मैं इसको 52 हाई तक भी इंतजार करूँ तो 63% तक आना बाकी है। और जहाँ पे फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स बना था, अगर वहां से भी 52 का हाइक टच करूँ तो भी 20% आना बाकी है। तो ऑलमोस्ट देखिए कितना दिन हो गया, 1 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो 1 साल होने वाले हैं, कोई बात नहीं, 1 से 1.5 साल शायद लग सकते हैं इस पीक लेवल तक जाने के लिए। तो मैं इंतजार तो जरूर करूंगा क्योंकि कंपनी में बहुत सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट वीकनेस है, जिसके कारण कंपनी को मैं बेकार कहना गलत होगा। अभी इकोनॉमिकली सब कुछ ठीक हो रहा है तो बैंक सेक्टर में तो एक बूस्ट तो आएगा। तो बाकी इंतजार शायद मुझे करना पड़ सकता है, तो प्लीज़ एक बार आप रिसर्च करें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे कंटिन्यू से आप भी कंटिन्यू करिए। आप प्लीज़ एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। तो मेरा काम है आपको सारे पॉइंट शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।